डेवलपर्स के तौर पर हम जो कोड लिखते हैं वो असल में धोखेबाजों के खिलाफ हमारी पहली दीवार है। लेकिन भारत में साइबर कानून इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि कभी-कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर शुरुआत कहां से की जाए। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि धोखाधड़ी को रोकने और अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड क्या हो सकती है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है और ये हमारी जिम्मेदारी को भी दिखाती है। तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम 3 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम भारत की उन साइबर कानूनों को समझेंगे जो हमारे काम की नींव हैं। फिर हम एक ठोस टेक्निकल चेकलिस्ट देखेंगे जिसे फौरन लागू किया जा सकता है। और आखिर में अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए एक इमरजेंसी एक्शन प्लान पर भी नजर डालेंगे। देखिए, धोखाधड़ी अब सिर्फ एक सिक्योरिटी टीम की प्रॉब्लम नहीं रही, ये एक प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग चुनौती बन गई है। और यहीं से कानूनी जोखिम भी शुरू होते हैं। और अगर इन जोखिमों को नजरअंदाज किया गया तो बात सिर्फ जुर्माने की नहीं है, बल्कि यूजर्स का भरोसा खोने की भी है, जो कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए हमें सबसे पहले उस कानूनी नक्शे को समझना होगा जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। आप इन्हें डिजिटल दुनिया के लिए सड़क के नियम समझ सकते हैं। ये वो कानून हैं जो तय करते हैं कि सॉफ्टवेयर को सुरक्षित और जिम्मेदारी से कैसे बनाया जाना चाहिए। शुरुआत करते हैं आईटी एक्ट 2000 से। ये हमारे देश का एक फाउंडेशनल साइबर कानून है। और यहाँ डेवलपर्स के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कानून सीधा सीधा हम पर एक जिम्मेदारी डालता है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ फीचर्स नहीं बनाने, बल्कि ऐसे सिस्टम डिज़ाइन करने हैं जो अवैध पहुंच जैसे आम साइबर अपराधों को एक्टिवली रोकें। बात बस इतनी सी है कि हमें जिम्मेदारी के साथ कोडिंग करनी है। अच्छा, अब आते हैं 2021 के इंटरमीडिएरी रूल्स पर। ये रूल्स कानूनी ज़रूरतों को सीधा सीधा प्रोडक्ट फीचर्स में बदल देते हैं। अब यूज़र की शिकायतों को ट्रैक करने के लिए सिस्टम बनाना और गैर कानूनी कंटेंट को हटाने के लिए वर्कफ्लो तैयार करना ज़रूरी हो गया है। सच कहूँ तो ये कानून अब आपके कोड का ही हिस्सा बन चुका है। इसके बाद आते हैं सर्ट इन के निर्देश। सर्ट इन भारत की नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है और उनके नियम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। जब भी कोई सिक्योरिटी से जुड़ी घटना होती है तो आपको एक तय समय के अंदर उसकी रिपोर्ट करनी ही होगी। इसका मतलब आपके पास पहले से एक एक्शन प्लान होना चाहिए, क्योंकि तेजी से और सही तरीके से जवाब देना अब सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक कानूनी जरूरत है। और फिर आता है 2023 का डीपीडीपी एक्ट, जिसने तो गेम ही बदल दिया है। अब डेटा प्राइवेसी कोई आफ्टर थॉट नहीं है, मतलब बाद में सोची जाने वाली चीज नहीं है। इसे आपके डिजाइन के पहले स्केच से लेके कोड की आखिरी लाइन तक डेवलपमेंट के हर स्टेज में शामिल करना होगा। प्राइवेसी अब एक फीचर है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कानूनी जरूरतें पत्थर की लकीर नहीं हैं। साल 2000 से लेकर 2023 तक ये लगातार बदलती रही हैं। मतलब साफ है, हमें हमेशा सीखते रहना होगा और अपने सिस्टम को अपडेटेड रखना होगा। चलिए अब कानूनी क्यू से आगे बढ़कर तकनीकी कैसे पर आते हैं। तो ये रही सुरक्षित डेवलपमेंट के लिए एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट। एक मजबूत इमारत की तरह ही एक सुरक्षित प्रोडक्ट की शुरुआत भी एक सुरक्षित नींव से होती है। इसका मतलब है अपने सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को हार्डन करना और हर जगह HTTPS लागू करना। ये बुनियादी कदम कई तरह के हमलों को शुरू होने से पहले ही रोक देते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए, HTTP हेडर में कोड की सिर्फ एक लाइन, जैसे कि कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसे बड़े हमलों को भी रोक सकती है। ये एक छोटा सा बदलाव है जो सिक्योरिटी में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, क्लाइंट साइड वैलिडेशन सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस के लिए है, सिक्योरिटी के लिए नहीं। असली सुरक्षा हमेशा सर्वर पर होती है। किसी भी इनपुट पर भरोसा करने से पहले उसे सर्वर पर वेरीफाई करना ही करना है, बिना किसी एक्सेप्शन के। यूजर अकाउंट्स हमेशा धोखेबाजों के निशाने पर होते हैं। इसीलिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA, सिक्योर सेशन मैनेजमेंट और लॉगिन अटेम्प्ट्स पर रेट लिमिटिंग जैसे उपाय बहुत ज़रूरी हैं। ये यूजर अकाउंट्स को सुरक्षित रखने के लिए आपके सबसे अच्छे हथियार हैं। सिर्फ अपनी सुरक्षा करने से बात नहीं बनेगी, हम धोखेबाजों का काम भी मुश्किल बना सकते हैं। लगातार नकली डोमेन पर नज़र रखकर और ईमेल ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके आप धोखेबाजों को अपने यूजर्स को धोखा देने से रोक सकते हैं। मतलब सिर्फ डिफेंस नहीं खेलना है, अटैक भी करना है। और अब आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्सा, अगर कोई धोखाधड़ी वाली साइट मिल जाए तो क्या करना है। इसके लिए एक स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप प्लान होना बहुत ज़रूरी है।
देखिए, जब तनाव का माहौल होता है तो सोचने समझने का ज्यादा वक्त नहीं होता। इसीलिए एक क्लियर प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है। ये 4 कदम, सबूत इकट्ठा करना, नुकसान को कंट्रोल करना, अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना और साइट को हटवाना, आपको घबराहट में कोई गलती करने से बचाएंगे और स्थिति को संभालने में मदद करेंगे। तो हमने कानून और कोड तो देख लिया, पर एक बात समझनी होगी। असली और टिकाऊ सुरक्षा सिर्फ चेकलिस्ट टिक करने से नहीं आती, ये आती है एक सांस्कृतिक बदलाव से, जहां सिक्योरिटी हर किसी की जिम्मेदारी बन जाती है। मजबूत सुरक्षा किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये एक टीम स्पोर्ट है। ये सहयोगी प्रक्रियाओं और एक साझा जिम्मेदारी की भावना का नतीजा है। जब टीम का हर सदस्य सिक्योरिटी के बारे में सोचता है तो पूरा प्रोडक्ट अपने आप सुरक्षित हो जाता है। आखिर में सारी बात एक ही जगह आकर रुकती है, भरोसा। ये सभी कानूनी और तकनीकी उपाय सिर्फ नियमों का पालन करने के लिए नहीं है। ये सब इसलिए हैं ताकि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकें जिस पर लोग भरोसा कर सकें। और यही भरोसा है जो उन्हें बार बार आपके पास वापस लाता है। तो जाते जाते हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ रहे हैं। सोचिए कि आप अपने काम में सुरक्षा और विश्वास को कितनी प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि आखिर में सबसे सुरक्षित प्रोडक्ट ही सबसे भरोसेमंद होता है।